इंसान अपनी निजी इच्छाओं और हवस को पूरा करने के लिए आखिर किस हद तक गिर सकता है? आज की कहानी उसी की एक रूह कपा देने वाली मिसाल है। यह कहानी एक ऐसे कातिल की है जिसने कई बेगुनाह जिंदगियों के साथ ऐसा खेल खेला मानो इंसानों की जान की कोई कीमत ही ना हो, जैसे वह किसी वीडियो गेम का खिलाड़ी हो, जहां जब चाहे जिसे चाहे हमेशा के लिए खत्म कर दें। यकीन मानिए, जब इस खौफनाक खेल की असली वजह और उस अपराधी का असली चेहरा आपके सामने आएगा, तो आप सिर्फ हैरान ही नहीं होंगे, बल्कि आपका खून भी खौल उठेगा। क्योंकि इस पूरी घटना में जिन लोगों की बेरहमी से जान ली गई, उनका कोई कसूर भी नहीं था। वे पूरी तरह बेगुनाह और मासूम थे। और कातिल इतना शातिर और चालाक था कि उसकी सच्चाई तक पहुंचने और इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने में पुलिस को पूरे 3 साल लग गए। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले से। इसी जिले में बिसरख थाना क्षेत्र पड़ता है और इसी थाना क्षेत्र के चिपियाना इलाके में एक कॉलोनी है, पंचविहार। बात आज से करीब 8 साल पहले की है। साल 2018 चल रहा था। पंचविहार के एक मकान में 4 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे 34 वर्षीय राकेश कुमार। उनके साथ उनकी 27 वर्षीय पत्नी रत्नेश देवी और 2 मासूम बच्चे रहते थे, 3 साल की बेटी अवनी और 1.5 साल का बेटा अर्पित। राकेश और रत्नेश की शादी साल 2012 के आसपास एक अरेंज मैरिज के तौर पर हुई थी। शादी से पहले साल 2011 में राकेश की नोएडा स्थित लाल पैथोलॉजी में नौकरी लग गई थी। नौकरी मिलने के अगले ही साल उन्होंने शादी कर ली। फिर साल 2015 में बेटी अवनी का जन्म हुआ और 2017 में बेटे अर्पित ने इस परिवार की खुशियों को और बढ़ा दिया। बाहर से देखने पर यह एक हंसता खेलता और खुशहाल परिवार लगता था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। इस घर की 4 दीवारी के भीतर ऐसी कहानी पल रही थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। राकेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के गंगेरी इलाके में स्थित नौगांव गांव के रहने वाले थे। उन्होंने पैथोलॉजी में डिप्लोमा किया था और पिछले 8 वर्षों से नोएडा की लाल पैथोलॉजी में नौकरी कर रहे थे। साल 2016 में उन्होंने पंचविहार में अपना घर खरीद लिया और पत्नी व बच्चों के साथ वहीं आकर रहने लगे। वहीं उनका बाकी परिवार गांव में ही रहता था। राकेश के पिता बनवारी लाल उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनकी मां इंद्रावती थीं और उनके 2 भाई राजीव और प्रवेश भी गांव में ही रहते थे। परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी। गांव से माता पिता और दोनों भाई समय समय पर उनसे मिलने पंचविहार आते रहते थे। उधर रत्नेश का मायका भी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में था। उनके पिता मोतीलाल और दोनों भाई जितेंद्र और रवि वहीं रहते थे। मायके से भी रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। अब बात है 15 फरवरी 2018 के सुबह की, यानी वैलेंटाइन डे के ठीक अगले दिन की सुबह। हर दिन की तरह राकेश अपनी नींद से जागे, लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। जैसे ही उनकी आंख खुली, उन्हें पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन पत्नी रत्नेश और दोनों बच्चे कहीं दिखाई नहीं दिए। राकेश ने पूरे घर में उन्हें आवाज लगाई, हर कमरे में जाकर देखा। फिर घर से बाहर निकलकर पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन पत्नी और दोनों बच्चों का कहीं कोई पता नहीं था। घबराए हुए राकेश जब वापस घर के अंदर आए, तब उनकी नजर अलमारी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि रत्नेश और बच्चों के ज्यादातर कपड़े गायब थे। यह देखकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई। उन्होंने तुरंत रत्नेश के मोबाइल नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। शुरुआत में राकेश ने खुद को समझाया कि शायद वह किसी काम से बाहर गई होंगी और थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। आखिर पिछली शाम तक दोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। न कोई झगड़ा हुआ था, न किसी बात को लेकर कोई विवाद। इसलिए उन्हें यकीन था कि वह लौट आएगी। लेकिन समय बीतता गया और रत्नेश वापस नहीं आई। अब राकेश की घबराहट डर में बदलने लगी। उन्होंने तुरंत एटा में रत्नेश के मायके फोन किया और पूरी बात बताई। साथ ही पूछा कि कहीं वह बच्चों के साथ मायके तो नहीं पहुंची हैं। लेकिन वहां से जवाब मिला कि रत्नेश और बच्चे वहां भी नहीं आए हैं। वैसे भी पंचविहार से एटा की दूरी करीब 200 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। लेकिन उस दिन राकेश के लिए एक एक मिनट कई घंटों के बराबर लग रहा था। उन्होंने यह बात अपने गांव में रह रहे माता पिता और भाइयों को भी बताई। अब उधर राकेश का परिवार अपने स्तर पर उनकी तलाश में जुट गया। वहीं एटा में रत्नेश के मायके वाले भी बुरी तरह परेशान थे, लेकिन रत्नेश और दोनों बच्चों का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था।
इसी बीच राकेश ने परिवार के सामने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें अपनी पत्नी पर शक होने लगा था। उनके अनुसार रत्नेश हर समय मोबाइल फोन में व्यस्त रहती थीं। राकेश ने आशंका जताई कि शायद उसका किसी से प्रेम संबंध था और वह उसी व्यक्ति के साथ घर छोड़कर चली गई है। उन्होंने यह भी बताया कि घर से कुछ नकदी और शादी के सभी गहने भी गायब हैं। इसलिए उन्हें पूरा शक है कि रत्नेश बच्चों को भी अपने साथ लेकर चली गई है। इसी आधार पर उसी दिन यानी 15 फरवरी 2018 को राकेश बिसरख थाने पहुंचे और पत्नी व दोनों बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को साफ तौर पर बताया कि उन्हें शक है उनकी पत्नी किसी के साथ घर छोड़कर चली गई है। पुलिस ने अपनी तरफ से जांच शुरू तो की, लेकिन क्योंकि शुरुआती जानकारी यही थी कि मामला किसी महिला के प्रेमी के साथ घर छोड़ने का हो सकता है, इसलिए शुरुआत में इस केस को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं दूसरी तरफ राकेश लगातार अपनी पत्नी और बच्चों की तलाश में लगे हुए थे। वह बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे। उन्होंने अपने खर्चे पर जगह जगह गुमशुदगी के पोस्टर छपवा कर लगवाए। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर भी उनकी तस्वीरें साझा की और लोगों से अपील की कि यदि किसी को रत्नेश या बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दे। यहां तक कि सही जानकारी देने वाले के लिए इनाम देने की भी घोषणा की थी। लेकिन समय लगातार बीतता जा रहा था और रत्नेश व दोनों बच्चों का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। पुलिस अपनी तरफ से जांच कर रही थी, जबकि राकेश भी हर संभव कोशिश में जुटे हुए थे। उन्हें जहां से भी जरा सी सूचना मिलती कि किसी इलाके में उनकी पत्नी जैसी कोई महिला देखी गई है, वे बिना देर किए वहां पहुंच जाते। कभी किसी शहर, कभी किसी गांव, तो कभी किसी बस अड्डे या रेलवे स्टेशन। उम्मीद की एक छोटी सी किरण उन्हें बार बार नई जगहों तक खींच ले जाती थी, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगती। इसी बीच मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। रत्नेश के मायके वालों ने अचानक राकेश और उसके परिवार पर ही गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि उनकी बेटी और दोनों नातियों के गायब होने के पीछे राकेश और उसका परिवार ही जिम्मेदार है। उन्होंने मांग की कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन उस समय पुलिस ने उनके आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था जो सीधे राकेश या उसके परिवार की ओर इशारा करता हो। इधर फरवरी का महीना बीत गया, फिर मार्च भी गुजर गया और देखते ही देखते अप्रैल भी आ गया, लेकिन रत्नेश और दोनों मासूम बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला था। अब बात है 26 अप्रैल 2018 की। यहीं से इस कहानी में ऐसा मोड़ आता है जो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता है। दरअसल राकेश को कहीं से अपनी पत्नी के बारे में एक अहम सुराग मिलने की बात पता चली। उसी सुराग की तलाश में वह अपने बचपन के दोस्त राजेंद्र उर्फ कलवा को साथ लेकर बाइक से कासगंज जिले के ढोलना थाना क्षेत्र के लिए निकल पड़े। लेकिन कासगंज पहुंचने के कुछ ही समय बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राकेश और उसका दोस्त राजेंद्र दोनों अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। राकेश का परिवार पहले से ही पत्नी और दोनों बच्चों की गुमशुदगी को लेकर परेशान था, लेकिन अब जब राकेश भी अचानक लापता हो गया तो पूरे परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इधर मोहल्ले में तरह तरह की चर्चाएं और अफवाहें फैलने लगी। लोग कहने लगे कि शायद राकेश को अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में कोई सुराग मिल गया था। वह उन्हें वापस घर लाने के लिए ही कासगंज गया था। कुछ लोगों का तो यह भी मानना था कि राकेश ने सोचा होगा कि अगर पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती तो कम से कम दोनों बच्चों में से एक बच्चा उसे सौंप दे। इसके बाद वह कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन लोगों के मुताबिक शायद रत्नेश और उसके कथित प्रेमी ने ही राकेश और उसके दोस्त को रास्ते से हटा दिया। हालांकि उस समय तक यह सब सिर्फ लोगों की अटकलें थीं। किसी के पास इन बातों का कोई सबूत नहीं था। लेकिन तभी इस कहानी में एक और घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। कासगंज जिले के ढोलना थाना क्षेत्र में मरुपुर नाम का एक इलाका पड़ता है। इसी इलाके से कासगंज मथुरा रेलवे लाइन गुजरती है। रेलवे ट्रैक के आसपास काफी सुनसान इलाका था। एक सुबह कुछ स्थानीय लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर रेलवे ट्रैक के पास पड़ी एक ऐसी चीज पर गई जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बिना देर किए तुरंत 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही कासगंज पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल रेलवे ट्रैक के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। देखने से उसकी उम्र करीब 30 से 35 साल लग रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि शव का सिर गायब था
और दोनों हाथों की उंगलियां भी नहीं थीं। पहली नजर में ऐसा लगा कि शायद वह किसी ट्रेन की चपेट में आ गया होगा और हादसे की वजह से शव की यह हालत हुई होगी। लेकिन पुलिस ने मौके की औपचारिक जांच शुरू की। मृतक ने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। उसकी पहचान करने के उद्देश्य से पुलिस ने उसकी तलाशी ली। शर्ट की जेब से एक रसीद मिली जो पहली नजर में LIC का प्रीमियम जमा करने की रसीद लग रही थी। उस पर नाम और कुछ अन्य विवरण भी लिखे थे। पैंट की जेब से एक वॉलेट बरामद हुआ जिसमें कुछ पहचान पत्र और पता भी मौजूद था। उस पते के आधार पर पता चला कि वह पता अलीगढ़ जिले के गंगेरी इलाके के एक गांव का है। कासगंज पुलिस ने तुरंत अलीगढ़ की स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। मृतक के पास मिली सभी पहचान संबंधी वस्तुओं की तस्वीरें और पता भेजकर उसकी पुष्टि करने को कहा। इधर घटनास्थल पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने आसपास का पूरा इलाका खंगालना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद शव का सिर भी आसपास मिल जाए। शुरुआत में यही संभावना जताई जा रही थी कि यदि यह ट्रेन हादसा है तो तेज रफ्तार ट्रेन की वजह से सिर दूर जाकर गिरा होगा। उधर अलीगढ़ पुलिस दिए गए पते पर पहुंची। वह घर राकेश कुमार का था। पुलिस ने राकेश के पिता बनवारी लाल और उसके भाइयों से बातचीत की। तब पता चला कि राकेश कई दिनों से घर नहीं लौटा था और उसका मोबाइल फोन भी लगातार बंद आ रहा था। जब पुलिस ने LIC की रसीद, वॉलेट और बाकी सामान दिखाया तो परिवार वालों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और घर में चीख पुकार मच गई। अब लगभग साफ हो चुका था कि रेलवे ट्रैक के पास मिला वह सिर विहीन शव राकेश कुमार का ही था। अब राकेश के परिवार को कासगंज के ढोलना स्थित सरकारी अस्पताल जाकर शव की पहचान करनी थी। उधर इस घटना की खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। हर तरफ इसी मामले की चर्चा होने लगी। अगर आपको याद हो तो राकेश के साथ उसका बचपन का दोस्त राजेंद्र उर्फ कलवा भी उसी दिन से लापता था। यह खबर जब राजेंद्र के परिवार तक पहुंची तो वे भी घबरा गए। अब राकेश के परिवार के साथ साथ राजेंद्र के घर वाले भी कासगंज पहुंचे ताकि शव की शिनाख्त की जा सके। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि शव का सिर ही नहीं था। पहचान करने के लिए सिर्फ शरीर, उसके कपड़े और पास से मिला सामान ही मौजूद था। अब राकेश का परिवार दावा कर रहा था कि यह शव राकेश का है। वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र का परिवार भी कह रहा था कि यह उनके बेटे का शव हो सकता है। हालांकि पुलिस को घटनास्थल से जो सामान मिला था वे सभी राकेश की ओर इशारा कर रही थीं। शव की शारीरिक बनावट भी काफी हद तक राकेश से मेल खा रही थी। इसलिए राकेश के माता पिता और भाइयों को पूरा विश्वास था कि यह उनके बेटे का ही शव है। वहीं राजेंद्र का परिवार पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उन्हें शक भी था और असमंजस भी। ऐसे में कासगंज पुलिस ने उस शव का DNA जांच करवाने का फैसला किया। इसलिए राकेश और राजेंद्र दोनों के पिता के DNA सैंपल लिए गए और जांच के लिए लखनऊ स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब भेज दिए गए। उधर राकेश का परिवार शव को लेकर अलीगढ़ लौट आया। उन्होंने पूरे रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया। एक ही परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पहले रत्नेश और दोनों मासूम बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और अब राकेश की भी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद रत्नेश के मायके वाले लगातार राकेश और उसके परिवार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। जब पुलिस ने उनके आरोपों के आधार पर FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। भारतीय कानून में अदालत को CRPC की धारा 156(3) के तहत यह अधिकार है कि यदि स्थानीय पुलिस FIR दर्ज करने या जांच करने से इनकार करे तो वह पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दे सकती है। आखिरकार रत्नेश और दोनों बच्चों के गायब होने के करीब 8 महीने बाद अदालत का आदेश आया। कोर्ट के निर्देश पर बिसरख थाने में राकेश और उसके परिवार के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन अब एक बड़ी विडंबना सामने थी। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था वह खुद इस दुनिया में नहीं रहा था। अब सवाल यह था कि एक मृत व्यक्ति के खिलाफ जांच आखिर आगे कैसे बढ़ेगी। इसलिए पुलिस ने यह मामला वहीं पर बंद कर दिया। उन्होंने राकेश के परिवार वालों पर कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा। उधर राजेंद्र अब भी लापता था। उसका परिवार लगातार थानों के चक्कर काट रहा था, लेकिन उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जा रही थी। इसी बीच राकेश के भाई राजीव ने भी एक बड़ा कदम उठाया। वह बिसरख थाने पहुंचे और रत्नेश के मायके वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कराया। उनका आरोप था कि रत्नेश का परिवार शुरू से ही उनके पूरे परिवार को बेटी और दोनों बच्चों के गायब होने का जिम्मेदार मानता था। इसी रंजिश में उन्होंने राकेश को किसी बहाने से बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी।
अब हालात ऐसे हो चुके थे कि दोनों परिवार आमने सामने खड़े थे। एक तरफ रत्नेश के मायके वाले आरोप लगा रहे थे कि राकेश और उसका परिवार ही रत्नेश और दोनों बच्चों के गायब होने के पीछे है। दूसरी तरफ राकेश का परिवार दावा कर रहा था कि रत्नेश के घर वालों ने बदला लेने के लिए राकेश की हत्या कर दी। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस इतनी लापरवाह और उलझी हुई थी कि जब तक डीएनए रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक वह इस मामले में कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। फिलहाल समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। साल 2018 बीत गया, फिर 2019 आया और देखते ही देखते 2020 भी गुजर गया। इसी बीच पूरे देश में कोरोना महामारी फैल गई और लॉकडाउन लग गया। लेकिन इन 3 वर्षों के दौरान भी इस मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई और इसी तरह देखते ही देखते साल 2021 भी आ चुका था। अगर आपको याद हो तो कासगंज के रेलवे ट्रैक के पास मिले सिर विहीन शव का डीएनए सैंपल जांच के लिए लखनऊ की फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे 3 साल बीत जाने के बाद भी उसकी डीएनए रिपोर्ट नहीं आई थी। फिर अगस्त 2021 के आसपास कासगंज जिले में एक नए पुलिस अधीक्षक यानी एसपी की तैनाती हुई। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने जिले के सभी लंबित मामलों की समीक्षा शुरू की और तभी फाइलों के ढेर के बीच दबा हुआ यह केस उनकी नजर में आया। उन्होंने देखा कि डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करते हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट अब तक आई ही नहीं। इस पर उन्होंने तुरंत लखनऊ स्थित फॉरेंसिक लैब से संपर्क कराया। रिपोर्ट वहीं लंबित पड़ी थी। हस्तक्षेप होने के बाद आखिरकार वह रिपोर्ट कासगंज पुलिस के पास पहुंची। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट खोली गई, पूरी जांच की दिशा ही बदल गई। रिपोर्ट में सामने आया कि रेलवे ट्रैक के पास मिला शव राकेश का नहीं था। मृतक का डीएनए राकेश के पिता से मेल नहीं खाया, बल्कि वह डीएनए राजेंद्र के पिता से मैच हो गया। यह खुलासा होते ही पुलिस के भी होश उड़ गए। अब सबसे बड़ा सवाल था, अगर रेलवे ट्रैक पर मिला शव राकेश का नहीं था तो राकेश के परिवार ने उसकी पहचान राकेश के रूप में क्यों की? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस सबसे पहले राकेश के परिवार तक पहुंची। वहीं दूसरी ओर पुलिस राजेंद्र के परिवार से भी मिली। उनका कहना था कि वे शुरुआत से ही यही कहते आ रहे थे कि वह शव उनके बेटे राजेंद्र का है। लेकिन उस समय राकेश का परिवार अपनी बात को लेकर इतना आश्वस्त था कि धीरे धीरे राजेंद्र के घर वालों को भी संदेह होने लगा था कि कहीं वे गलत तो नहीं है। इसी बीच एक पड़ोसी ने पुलिस को एक बेहद अहम जानकारी दी। उसके मुताबिक कुछ समय पहले रत्नेश के पिता की लखनऊ के एक चौराहे पर एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई थी जिसका चेहरा हूबहू उनके दामाद राकेश जैसा दिखाई दे रहा था। उसी दिन से उनके मन में यह शक पैदा हो गया था कि शायद राकेश अब भी जिंदा है। अब पुलिस को भी लगने लगा कि राकेश के जीवित होने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके बाद जांच का तरीका पूरी तरह बदल दिया गया। पुलिस ने राकेश के घर और आसपास अपने मुखबिर सक्रिय कर दिए। परिवार के मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया गया ताकि यह पता चल सके कि वे किन किन लोगों के संपर्क में हैं। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर सीधे राकेश के परिवार से सख्त पूछताछ नहीं की, क्योंकि उनके पास अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि राकेश वास्तव में जीवित है। उन्हें डर था कि अगर परिवार को जरा भी भनक लग गई कि पुलिस को राकेश के जिंदा होने का शक है, तो अगर वह कहीं छिपा हुआ होगा तो तुरंत सतर्क हो जाएगा और शायद हमेशा के लिए पुलिस की पहुंच से बाहर चला जाएगा। पुलिस ने राकेश के परिवार के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल भी खंगालनी शुरू की। इसी दौरान एक ऐसा मोबाइल नंबर सामने आया जिसने पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि इसी नंबर से राकेश के पिता बनवारी लाल के पास अक्सर कॉल आती थी। लेकिन पुलिस ने एक और बात नोटिस की। जब तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा था तब तक इस नंबर से लगातार बातचीत होती रही। लेकिन जैसे ही पुलिस ने 3 साल बाद दोबारा जांच शुरू की, इन कॉल्स की संख्या अचानक बहुत कम हो गई। यहीं से पुलिस का शक और गहरा हो गया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यही रहस्यमयी नंबर एक दूसरे नंबर पर भी लगातार संपर्क में था। वह नंबर आगरा में तैनात एक महिला पुलिस कांस्टेबल का था जिसका नाम रूबी था। अब पुलिस ने उस अनजान नंबर की लोकेशन ट्रैक कराई और लोकेशन हरियाणा के पानीपत की मिली। इसके बाद कई दिनों तक चुपचाप निगरानी और तकनीकी जांच की गई। आखिरकार पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच गई जो यह नंबर इस्तेमाल कर रहा था। उसने अपना नाम दिलीप शर्मा बताया। पहचान पूछने पर उसने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी दिखाए। दस्तावेजों के अनुसार उसका नाम दिलीप शर्मा था।
पिता का नाम सुभाष शर्मा था और वह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कुकनपट्टी गांव का रहने वाला था। फिलहाल वह हरियाणा के पानीपत में राजमिस्त्री का काम करता था। कागजों के हिसाब से सब कुछ बिल्कुल सही दिखाई दे रहा था, लेकिन पुलिस का शक अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उस व्यक्ति का चेहरा काफी हद तक राकेश से मिलता था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर वह सचमुच दिलीप शर्मा है तो फिर राकेश के परिवार से उसका इतना गहरा संपर्क क्यों था? वह बार बार राकेश के पिता से बात क्यों करता था? आखिरकार जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो कुछ ही देर में उसका झूठ टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया कि वह दिलीप शर्मा नहीं बल्कि राकेश कुमार है। 2 सितंबर 2021 को पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अगली सुबह आगरा में तैनात कांस्टेबल रूबी, राकेश के पिता बनवारी लाल, मां इंद्रावती और दोनों भाई राजीव तथा प्रवेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पूछताछ के दौरान जो सच सामने आया वह इतना शर्मनाक, इतना घिनौना और इतना हैरान कर देने वाला था कि उसे सुनकर किसी का भी इंसानियत से भरोसा उठ जाए। दरअसल साल 2011 से राकेश पैथोलॉजी में काम कर रहा था। रूबी भी उसी के गांव की रहने वाली थी। दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे, लेकिन साल 2012 में राकेश की शादी एटा की रहने वाली रत्नेश से हो गई, जबकि सच यह था कि राकेश पहले से ही रूबी से प्यार करता था। शादी के बाद कुछ साल तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन साल 2016 में रूबी की उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद भी राकेश चोरी छिपे उसके संपर्क में था और उससे मिलने भी जाया करता था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी बात ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रहती। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। राकेश का बार बार मोबाइल में लगे रहना रत्नेश को खटकने लगा। एक दिन उसने पति का फोन चेक कर लिया और सारी सच्चाई उसके सामने आ गई। इसके बाद पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होने लगे, लेकिन यहीं रत्नेश से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने यह बात किसी से भी साझा नहीं की। झगड़े जरूर होते थे, लेकिन उसने इस पूरे मामले को हल्के में लिया। उसे लगा कि यह पति पत्नी के बीच की बात है और समय के साथ राकेश सुधर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ रूबी लगातार राकेश पर दबाव बना रही थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी कर ले। इधर राकेश भी घर में रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुका था और अब वह रत्नेश से छुटकारा पाना चाहता था, जबकि अगर वह चाहता तो कानूनी तरीके से तलाक भी ले सकता था। उसके पास वह रास्ता भी था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिसके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता। रत्नेश से उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, 3 साल की अवनी और 1.5 साल का अर्पित। राकेश को लगता था कि तलाक के बाद बच्चों की जिम्मेदारी भी उसी पर आएगी और रत्नेश भी उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। यहीं से उसके दिमाग में एक शैतानी योजना ने जन्म लिया। फिर आया 14 फरवरी 2018, वैलेंटाइन डे। उस रात खाना खाने के बाद जब घर के सभी लोग सो गए, तब आधी रात को राकेश उठा और कुल्हाड़ी से एक एक करके अपनी पत्नी और दोनों मासूम बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। जिस मकान में यह परिवार रहता था वह उनका अपना घर था। रातों रात उसने वहां गड्ढा खोदा, पत्नी और दोनों बच्चों को वहीं दफना दिया और ऊपर से सीमेंट डालकर फर्श को पहले जैसा बना दिया। रूबी को इस पूरी घटना की शुरुआत से ही जानकारी थी। पुलिस में होने की वजह से उसे अच्छी तरह पता था कि जांच कैसे होती है और पुलिस किन किन बातों पर ध्यान देती है। उसी के हिसाब से पूरी योजना बनाई गई। लेकिन अब एक और समस्या थी। अगर राकेश जिंदा रहता तो देर सबेर शक उसी पर जाता। इसलिए उसने खुद को भी इस दुनिया की नजरों से गायब करने का फैसला किया। उसने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ क्या किया है। लेकिन पुलिस को सूचना देने के बजाय उसके माता पिता और दोनों भाइयों ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। अब उन्हें ऐसे आदमी की तलाश थी जिसकी कद काठी, शरीर की बनावट और रंग रूप काफी हद तक राकेश से मिलता जुलता हो। यहीं राजेंद्र उनकी साजिश का शिकार बन गया। 26 अप्रैल 2018 को राकेश राजेंद्र के घर पहुंचा और उसे बाइक पर अपने साथ ले गया। उसने कहा कि उसकी पत्नी मिल गई है, उससे बात करने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। इसके बाद वह उसे कासगंज के ढोलना थाना क्षेत्र में ले आया। यह वही इलाका था जहां कभी राकेश के पिता कांस्टेबल के रूप में ड्यूटी कर चुके थे। इसलिए राकेश इस पूरे इलाके को अच्छी तरह जानता था, जबकि राजेंद्र के लिए यह जगह बिल्कुल अनजान थी। वह उसे पहले से तय की गई जगह मरुपुर के रेलवे ट्रैक के पास लेकर पहुंचा। वहां उसने पहले ही एक तेज धार हथियार छिपाकर रखा था,
फिर कुल्हाड़ी से राजेंद्र की भी जिंदगी खत्म कर दी। ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके, उसने सिर धड़ से अलग कर दिया। आजकल फिंगरप्रिंट आधार कार्ड समेत कई दस्तावेजों से जुड़े होते हैं, इसलिए उसने राजेंद्र की हथेलियां भी अलग कर दी ताकि पुलिस फिंगरप्रिंट के जरिए उसकी पहचान न कर सके। इसके बाद उसने अपने कपड़े राजेंद्र को पहनाए, अपनी LIC की रसीद और वॉलेट उसकी जेब में रख दिए और शव को रेलवे ट्रैक के पास छोड़ दिया। राजेंद्र का सिर, हथेलियां और बाकी सामान जंगल में ले जाकर आग के हवाले कर दिया ताकि कोई सबूत बाकी न बचे। इसके बाद राकेश हरियाणा भाग गया। वहां उसने अपनी नाक की प्लास्टिक सर्जरी कराई, जिसे राइनोप्लास्टी कहा जाता है। फिर दिलीप शर्मा के नाम से फर्जी आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज बनवाए। इसके बाद वह हरियाणा के पानीपत में मजदूरी करने लगा और धीरे धीरे काम सीखकर राजमिस्त्री बन गया। उधर राकेश के घर वालों ने पंच विहार वाला मकान किराए पर चढ़ा दिया। नए किराएदार वहां रहने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वे रह रहे हैं उसी के बेसमेंट के नीचे 3 लोगों की लाशें दफन हैं। राकेश की निशानदेही पर पुलिस मजदूरों के साथ उसके घर पहुंची और बेसमेंट की खुदाई शुरू कराई। कुछ ही देर की खुदाई के बाद वहां से मानव अवशेष बरामद हुए, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। इसके बाद राकेश के माता पिता, दोनों भाइयों और रूबी को भी सबूत मिटाने और इस अपराध में साथ देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक बात सिर्फ 4 लोगों की मौत नहीं थी, बल्कि वह भरोसा था जो हमेशा के लिए टूट गया। रत्नेश को शायद आखिरी पल तक यही यकीन रहा होगा कि जिस इंसान के साथ उसने 7 फेरे लिए हैं, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उसे क्या पता था कि वही इंसान धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। 3 साल की अवनी और 1.5 साल के अर्पित ने तो अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि रिश्तों में धोखा क्या होता है, नफरत क्या होती है और लालच क्या होता है। फिर भी उन्हें इन सब की सबसे बड़ी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आप इस तरह की मानसिकता और इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। आज भी रत्नेश, दोनों मासूम बच्चों और राजेंद्र के परिजन इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि अदालत का फैसला जब भी आएगा वह उन सभी लोगों को न्याय देगा जिनकी जिंदगी इस खौफनाक साजिश ने हमेशा के लिए बदल दी। इसी के साथ आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि अगर आपको हमारी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं और अपने आसपास के लोगों के साथ साथ अपने परिवार का भी अच्छे से ख्याल रखें। जय हिंद।